नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 देशों का महादौरा रहा सुपरहिट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 3 नए अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से पीएम मोदी ने दुनिया में बढ़ाया भारत का मान। इस दौरे से 57 बड़े और दूरगामी परिणाम निकल कर आए सामने। भाजपा का राहुल गांधी पर तीखा हमला। पीयूष गोयल ने कहा लगातार मिल रही चुनावी हार की हताशा में राहुल प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का कर रहे हैं इस्तेमाल। अभद्र भाषा को बताया कमजोरों का हथियार। पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा बयान। देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, आपूर्ति पूरी तरह पर्याप्त। पिछले 3 दिनों में देश भर में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर किए गए डिलीवर। खाड़ी में भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट के पुनर्मतदान में बम्पर वोटिंग। दोपहर 3 बजे तक 74% से अधिक मतदान। कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी कानून में होगा संशोधन। खेल मंत्रालय ने सप्लायर्स को 5 साल की जेल का रखा सुझाव। प्रतिबंधित दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों की भी खैर नहीं। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कहते हैं कि कूटनीति के पन्नों पर इतिहास रोज रोज नहीं लिखा जाता, लेकिन जब भारत का कदम वैश्विक मंच पर पड़ता है तो नया इतिहास खुद ब खुद बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के अपने ऐतिहासिक और बेहद सफल दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, बल्कि ये भारत की उस कूटनीतिक शक्ति का प्रदर्शन था जिसने दुनिया के नक्शे पर भारत का लोहा एक बार फिर मनवा दिया है। खाड़ी के रेगिस्तान से लेकर स्कैंडिनेविया की बर्फीली वादियों तक और यूरोप के दिल से लेकर भूमध्य सागर के तट तक, हर जगह सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दी। वैश्विक मंच पर बजा भारत का डंका। इस पूरे दौरे की सबसे खास बात यह रही कि जहां एक तरफ दुनिया कई वैश्विक मोर्चों पर तनाव और संघर्ष से जूझ रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इन 5 देशों के साथ मिलकर शांति, स्थिरता, नवाचार और विकास का एक नया ग्लोबल एजेंडा सेट कर दिया है। आलोचक भले ही सवाल उठाएं, लेकिन सच यही है कि आज दुनिया का कोई भी बड़ा मंच भारत की मौजूदगी के बिना अधूरा है। चाहे वो डिफेंस डील हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो या फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स, इस दौरे ने साबित कर दिया है कि आज का भारत फ्रंट फुट पर खेल रहा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच जब दुनिया भर में तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब भारत ने वैश्विक मंच पर एक ऐसी कूटनीतिक लकीर खींची है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की अपनी बेहद ऐतिहासिक और रणनीतिक यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के बीच दुनिया भर में तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के चलते सभी की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पर रही। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की अपनी महत्वपूर्ण 5 देशों की यात्रा पूरी की।
यह यात्रा भारत की विदेश नीति में बदलाव के संकेत हैं, जहां भारत तकनीकी सहयोग को बढ़ाने, सप्लाई चेन सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच हुई यह यात्रा ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। पहला पड़ाव यूएई था, जहां प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत की। यह वही देश है जो पश्चिम एशिया युद्ध की शुरुआत से ही ईरान के हमलों का निशाना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और कहा कि भारत यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित, खुला और निर्बाध रहना चाहिए। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। यह दौरा 3 घंटे से भी कम समय का था, लेकिन इस दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर सहमति बनाई और पेट्रोलियम भंडारण, एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड पहुंचे, जहां दोनों देशों ने अपने संबंधों को पूर्ण रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया। इस दौरान 17 बड़े समझौते हुए, जिनमें सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा सहयोग, मोबिलिटी, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती तकनीकें शामिल हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी के बीच एक बड़ा समझौता भी हुआ। ASML वह कंपनी है जिसके बिना आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण लगभग असंभव माना जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा स्वीडन पहुंची, जहां फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स, डीप टेक मैन्युफैक्चरिंग, AI, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, शहरी विकास, स्वास्थ्य और लाइफ साइंसेज पर रहा। उन्होंने गेटनबर्ग में यूरोपियन CEO राउंड टेबल को भी संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचे, जहां दोनों देशों के बीच ग्रीन एनर्जी, समुद्री सहयोग, आर्कटिक सहयोग, व्यापार और निवेश पर बातचीत हुई। यह 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा रही। भारत और नॉर्वे के बीच जलवायु कार्रवाई, समुद्री सहयोग, डिजिटल विकास, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। नॉर्डिक देश हरित तकनीक, टिकाऊ शहरी विकास, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी हैं। भारत को हाइड्रोजन ऊर्जा, जलवायु अनुकूल तकनीक, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल शासन के क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए यह साझेदारी महत्वपूर्ण है। आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। 5 देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव इटली रहा, जहां भारत और इटली ने आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का फैसला किया। इसके अलावा रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री परिवहन, क्रिटिकल मिनरल समेत 15 समझौते किए गए। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में भारत की सक्रिय और रणनीतिक पहल को दर्शाती है।
प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा भू राजनीतिक संतुलन की दिशा में एक अहम कदम है, जहां भारत कई नए साझेदार बनाकर अमेरिका और चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैक। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान जारी है। भारी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए अपने घरों से निकले हुए हैं। दोपहर 3 बजे तक 74% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुए मतदान को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मानते हुए रद्द कर दिया था और रिपोलिंग का आदेश दिया था। बता दें कि फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस सीट पर भाजपा ने दिबांशु पांडा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक मोल्ला को मैदान में उतारा है। वहीं सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि मतदान से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनावी मुकाबले से हटने का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। जहांगीर खान ने कहा था कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की ओर से फलता के लिए विशेष पैकेज की घोषणा के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। हालांकि विपक्ष ने जहांगीर खान के इस फैसले को राजनीतिक दबाव का परिणाम बताया है। जहांगीर खान के नाम वापस लेने पर मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा था कि टीएमसी उम्मीदवार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उन्हें पोलिंग एजेंट तक नहीं मिल रहे थे। वहीं दोबारा हो रहे मतदान को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था को पहले के मुकाबले लगभग दोगुना कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या हिंसा की आशंका को रोका जा सके। चुनाव आयोग के मुताबिक फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस बार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मजबूत तैनाती की गई है। हर बूथ पर 8 सीएपीएफ जवान तैनात हैं। करीब 35 कंपनियों के केंद्रीय बल पूरे इलाके में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 30 क्विक रिस्पांस टीमों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है, ताकि किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। रिपोलिंग का परिणाम 24 मई को आएगा। पश्चिम बंगाल में अब हर मदरसे में, चाहे वो सरकारी हो, सरकार से मान्यता प्राप्त हो या फिर गैर मान्यता प्राप्त हो, वहां पढ़ने वाले हर छात्र के लिए अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक अब हर मदरसे में सुबह की कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा यानी मॉर्निंग असेंबली में वंदे मातरम का गान ज़रूरी होगा। आपको बता दें कि ये नियम सिर्फ मदरसों के लिए अलग से नहीं लाया गया है। इससे पहले प्रशासन ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में भी इस नियम को सख्ती से लागू किया था और अब इसी कड़े नियम के दायरे में राज्य के सभी छोटे बड़े मदरसों को भी ले आया गया है। प्रशासन की तरफ से इसके पीछे बहुत साफ दलील दी गई है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका इकलौता उद्देश्य छात्रों में बचपन से ही देशभक्ति की भावना को जगाना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक समान नियम को लागू करना है।
पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है। हमारी रिफाइनरियां देश की मांग को पूरा करने के लिए पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं। इसके अलावा रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को बढ़ाया गया है। देश की रिफाइनरियों में लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी बनाई जा रही है। कि वेस्ट एशिया क्राइसिस को स्टार्ट हुए 81 दिन से अधिक हो चुके हैं और हमारे इंपोर्ट्स उससे अफेक्ट हुए हैं, परंतु भारत सरकार ने सभी संभव स्टेप्स लिए हैं ताकि जो आम जनता है उसको कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसके चलते मैं दोबारा से ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, पेट्रोल हो या डीजल हो। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है। अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में मुकेश मंगल ने बताया कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाज या भारतीय चालक दल वाले विदेशी ध्वज वाले जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। मंत्रालय और डीजी शिपिंग ने 3,300 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की है, जिसमें पिछले 72 घंटों में 99 नाविक शामिल हैं। पूरे भारत में बंदरगाह संचालन सामान्य बना हुआ है और कोई भीड़भाड़ नहीं देखी गई है। The Ministry of Port Shipping and Waterways continues to coordinate with Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All the Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian flagged vessel or foreign flagged vessel with Indian crew has been reported in past 72 hours. Control room has handled 10,106 calls and around 22,215 emails since its activation. In past 72 hours, a total 404 calls and 903 emails have been received. The ministry through DG Shipping has facilitated the safe repatriation of more than 3,300 Indian seafarers, including 99 in last 72 hours. Port operation across India remains normal and no congestion reported. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेता विपक्ष राहुल गांधी की गलत बयानी को लेकर जमकर उन पर हमला किया। पीयूष गोयल ने कांग्रेस के इतिहास को झकझोरते हुए उन्हें गद्दार करार दिया। पीयूष गोयल ने कहा, मौजूदा सरकार के लिए आंतरिक सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता है। क्या नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है या नक्सलवाद को वर्षों वर्षों तक कांग्रेस के शासन में पनपने देना वो गद्दारी है? देश भली भांति जानता है कि भारत को सुरक्षित रखना ये मोदी जी की देशभक्ति है। जिस प्रकार से घुसपैठियों को समर्थन देती है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, वो गद्दारी है। क्या विश्व पटल पर तिरंगे का सम्मान बढ़ाना उसको हम गद्दारी कहेंगे या विदेश जाकर भारत के तिरंगे को तिरस्कार करना उसको गद्दारी मानेंगे? क्या आतंकवाद की कमर तोड़ना, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना गद्दारी होगी या आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना, आतंकवादियों को समझौता करना, इसको गद्दारी माना जाए? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को विदेशों में मिलने वाले सम्मानों का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम को मिलने वाले सम्मान से राहुल गांधी को तकलीफ होती है। विश्व का एकमात्र प्रधानमंत्री या विश्व नेता हो जिसको 32 देशों ने सम्मानित किया है। अच्छा, इसमें सब प्रकार के देश हैं, विकसित देश भी हैं, इसमें दक्षिणी देश है, विकासशील या कम
विकसित देश, इसमें कई सारे इस्लामिक स्टेट्स भी हैं। ऐसे कई सारे देश हैं जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है। ये दर्शाता है कि पूरे विश्व के नेता के रूप में अगर आज प्रधानमंत्री जी उभरे हैं तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी को थोड़ी तकलीफ तो होती ही होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी की भाषा और स्वभाव पर तीखे हमले किए। पीयूष गोयल ने कहा, लगातार हो रही चुनावी हार से झल्लाए राहुल गांधी गाली गलौज पर उतर आए हैं। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत और अफ्रीकी संघ ने आपसी सहमति से आगामी चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन इसी महीने 28 से 31 मई 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला था। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उभरती हुई जन स्वास्थ्य की स्थिति और चुनौतियों को देखते हुए दोनों पक्षों ने ये कदम उठाया है। दोनों पक्षों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में अफ्रीका की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। भारत ने अफ्रीकी देशों के प्रति अपनी एकजुटता दोहराते हुए संकट की इस घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वो अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और वहाँ के स्थानीय राष्ट्रीय संस्थानों के नेतृत्व में चलाए जा रहे स्वास्थ्य अभियानों में अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार है। इस बीच भारत और अफ्रीकी संघ मिलकर महाद्वीप पर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और रिस्पांस कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखेंगे। आधिकारिक बयान के अनुसार भारत सरकार, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच इस सम्मेलन के आयोजन को लेकर सघन परामर्श हुआ। शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी अन्य बैठकों की नई तारीखें आपसी विचार विमर्श के बाद जल्द ही तय की जाएंगी और समय आने पर इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। स्थगन के बावजूद दोनों पक्षों ने अपनी गहरी और ऐतिहासिक साझेदारी को दोहराया। भारत और अफ्रीका ने साझा बयान में कहा कि उनका रिश्ता एकजुटता, आपसी सम्मान, दक्षिण सहयोग और अपने लोगों के विकास, शांति और समृद्धि के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है, जो आगे भी मजबूती से जारी रहेगा। ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के बीच हुई हालिया फोन कॉल काफ़ी तनावपूर्ण रही। दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर था कि ईरान पर फिर से सैन्य हमला किया जाए या बातचीत के जरिए समझौते की कोशिश जारी रखी जाए। इजरायली प्रधानमंत्री ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कमज़ोर करने और उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर शासन को कमज़ोर करने के लिए दोबारा हमले शुरू करने के पक्ष में हैं। ट्रंप ने रविवार को कहा था कि उन्होंने मंगलवार के लिए निर्धारित ईरान पर हमले की योजना को टाल दिया है। उन्होंने कहा कि कतार और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई अरब देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि समझौते की संभावना अब भी बनी हुई है, लेकिन यदि कोई सहमति नहीं बनती तो वो युद्ध दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। डोपिंग के खिलाफ कानून को और सख्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने डोपिंग गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में लाने से जुड़े प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श और सुझावों के लिए जारी किया है। मंत्रालय ने सभी हितधारकों से 18 जून 2026 तक अपने सुझाव और टिप्पणियां भेजने को कहा है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी, बिक्री, वितरण, खिलाड़ियों को डोपिंग के उद्देश्य से पदार्थ देना और डोपिंग से जुड़े विज्ञापनों व पेड प्रमोशन को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव है। हालांकि केवल पॉजिटिव टेस्ट या एंटी डोपिंग नियम उल्लंघन के आधार पर खिलाड़ियों को अपराधी नहीं माना जाएगा। खिलाड़ियों से जुड़े खेल संबंधी मामलों का निपटारा मौजूदा एंटी डोपिंग ढांचे के तहत ही होगा। सरकार का कहना है कि ये ढांचा यूनेस्को और वाडा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य
स्वच्छ, निष्पक्ष और सुरक्षित खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे और दीपाली को इजाजत दीजिए। नमस्कार।